हेलो एवरीवन। आज से हम अपना पॉलिटी का भी क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये 15 डेज़ का होगा और इसमें हम सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रेम्बल कवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं, प्रेम्बल, अमेंडमेंट, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि वहाँ से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो जहाँ से पक्का ही क्वेश्चन बनने हैं, हम लोग वहाँ पर ज़्यादा फोकस करेंगे और जहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, वहाँ से बस गो थ्रू करेंगे। तो 15 डेज़ में हम लोग इसे खत्म कर देंगे, जिसमें कि हम सारे पीवाईक्यू कवर कर रहे हैं और प्लस उनके कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर हम प्रेम्बल कर रहे हैं, तो प्रेम्बल में ये सारे पीवाईक्यूज़ आए हुए हैं, तो हम लोग इन्हें भी कवर करेंगे। चलो, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे ग्रुप पर, ठीक है? इनकी मैं पीडीएफ भेज दूँगा आपको। प्रेम्बल, तो प्रेम्बल होता क्या है? इमेजिन करो आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने खाना ऑर्डर किया, तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हो? आप चेक करते हो उसका मेन्यू कार्ड। ये बताता है कि अंदर किस टाइप का खाना होगा, चाइनीज़ होगा, इंडियन होगा, इटालियन होगा, आपको मिलेगा क्या? तो उसी तरह से जो प्रेम्बल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन्यू कार्ड है। उसमें सब कुछ लिखा है, जो कि हमें अंदर देखने को मिलेगा। या तो इसे आप मेन्यू कार्ड कह सकते हो या इसे आप आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हो, ठीक है? ये बताता है कि इंडिया की फिलॉसफी क्या है, गोल्स क्या है? फिलॉसफी और गोल्स के बारे में बताता है। अगर इसे मेन्यू से आपको कंपेयर करना है, तो इस फिलॉसफी को हम कह सकते हैं फ्लेवर के बारे में बताता है और गोल को हम कह सकते हैं डिशेज़ के बारे में बताता है। सिंपल है, जो प्रेम्बल है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन्यू कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड, जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे इंडिया की फिलॉसफी और उसके गोल्स के बारे में बताता है। चलो, अब देखो ये रहा हमारा प्रेम्बल। We the people of India have having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। अब हम यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पावर सोर्स है। पावर का सोर्स एक्चुअली में लोग हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी राजा या भगवान का गिफ्ट नहीं है। ये हमने खुद को दिया है। हमने बनाया है, हमारे लिए बनाया है। ये एस्टैब्लिश करता है कि अल्टीमेट पावर लोगों के पास रहेगी। इसका मतलब है पॉपुलर सॉवरेनिटी। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला वर्ड आता है वो है सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब है? कि भाई मेरा घर है, मेरे रूल्स चलेंगे, बाहर का कोई भी आकर मुझे डिक्टेट नहीं करेगा कि मुझे क्या करना है। सोचिए, महेंद्र बाहुबली राजा है। क्या पड़ोस का राजा आके उसे बता सकता है कि डिनर में क्या बनेगा? नहीं। उसी तरह से यूएसए या यूके हमारे लॉज डिक्टेट नहीं कर सकते। हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले खुद लेंगे। कौन से फैसले? इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ये दोनों फैसले हम अपने खुद लेंगे। ये सॉवरेन का मतलब है। चलो, अब आते हैं हम लोग सोशलिस्ट पर। सोशलिस्ट का क्या मतलब है? सोशलिस्ट का मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रॉबिन हुड स्टाइल में बना है। शेयरिंग इज केयरिंग। हम लोग सबका भला सोचते हैं। इसका मतलब है कि स्टेट इंश्योर करेगी कि अगर ये एक केक है तो हर एक आदमी को इसका एक-एक हिस्सा मिले। ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी ही पूरा-पूरा केक खा गया। अब देखो, सोशलिज़्म 2 तरह की होती है।
एक तो है स्ट्रिक्ट कम्युनिज्म, जहां पर गवर्नमेंट सब कुछ अपने पास रखती है और उसके बाद लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। दूसरा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर गवर्नमेंट प्लस जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो मिलकर गरीबी खत्म करती है। कैसे करेंगी? गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज पर टैक्स लगाएंगी और वो जो टैक्स का पैसा आएगा वो वेलफेयर स्कीम्स में यूज होगा। तो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म चलता है, ये वाला मॉडल चलता है हमारे यहाँ। नेक्स्ट है सेक्युलर। अच्छा, ये सारी चीजें ना यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। सॉवरन का मतलब क्या है? फुल इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडिपेंडेंस। सोशलिस्ट का मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक और गांधीयन सोशलिज्म इंडिया में चलता है। मिक्स्ड इकोनॉमी है, वेलफेयर स्टेट की बात यहाँ पर होती है, हर किसी का भला करेंगे, रॉबिन हुड स्टाइल, शेयरिंग इज केयरिंग। चलो जस्ट अ मिनट, बस मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलो आगे स्टार्ट करता हूं। उसके बाद है सेकुलर वर्ड। सेकुलर का क्या मतलब है? कि जो स्टेट है उसका कोई भी रिलीजन नहीं होगा। सरकार हिंदू को मुस्लिम से ऊपर जाके फेवर नहीं दे सकती। हर किसी रिलीजन को सरकार को बराबर तरह से देखना होगा। पहली बात तो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, और स्टेट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी भी रिलीजन को, तो उसे हर एक रिलीजन को समान तरह से देखना होगा। अगर गणेश चतुर्थी के टाइम पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है तो हज यात्रा के टाइम पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। ये सिंपल मतलब है आपका सेकुलर का। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? कि सरकार जो है इलेक्शन से चुनी जाती है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, कि सरकार आपकी इलेक्शन से चुनी जाएगी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है जैसे बिग बॉस में वोटिंग, घर में कौन टिकेगा? वो जिसे पब्लिक वोट करेगी। अगर पब्लिक ने वोट आउट कर दिया तो आप बाहर। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र। रिपब्लिक क्या है? गणतंत्र। मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है हमारे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड होंगे, रेदर देन कि कोई राजा का ही बेटा बन गया, रेदर देन हेरिडिटरी। अच्छी यार। तो राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो स्टेट के हेड होंगे। सबसे बड़ा पद मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा। अच्छा, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है वो याद रखना है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उन्हें इनडायरेक्टली अपॉइंट किया जाता है। प्रीलिम्स में ऑप्शन आ सकता है कि रिपब्लिक मीन्स इंडिया में कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं ये हम प्रेसिडेंट के चैप्टर में देखेंगे। तो रिपब्लिक का मतलब गणतंत्र, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र, सेकुलर मतलब धर्म निरपेक्ष। ये सारे वर्ड्स हो गए। अब यहां से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बस समझाने के लिए था कि है क्या। क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं, बार बार बन रहे हैं। तो चलो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रॉमिस करता है वो प्रेम्बल के स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स हैं।
अब देखो किस तरह के जस्टिस हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। सोशल का मतलब कोई भी भेदभाव नहीं होगा सोसाइटी में, कोई भी भेदभाव। इसमें वो भी आ जाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, कुछ नहीं होगा। इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, अमीरी गरीबी का गैप कम करना होगा। और अभी इंडिया में क्या चल रहा है, अमीरी और गरीबी का गैप ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, गिन्नी कोफिशिएंट का अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है तो मुझे बताना। ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का मतलब है कि सबको वोट देने का हक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ये तीनों तरह के जस्टिस प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट? आई गेस नहीं होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। अब मैं इसे कैसे याद करता हूं कि बीएफ वेट है, बॉयफ्रेंड वेट है, भीगा हुआ है। ठीक है, बी मतलब बिलीफ, एफ मतलब फेथ, वेट वर्शिप, थॉट वर्शिप, एक्सप्रेशन और थॉट। इसे बार बार रिवाइज करोगे तो वो याद हो जाएगा, बट 5 वर्ड्स है तो भूल ना जाओ, इसलिए ये निमोनिक है, बीएफ वेट है। ओके, सो लिबर्टी का मतलब क्या होता है, स्वतंत्रता। आपको किस किस चीज की स्वतंत्रता है, थॉट की है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, फेथ की है और वर्शिप की है। इक्वेलिटी, इक्वेलिटी का मतलब होता है समानता, किस किस चीज की, स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो हम लोग हर किसी को भाई, भाईचारे की तरह ही ट्रीट करेंगे, मतलब भाई ही मानेंगे। ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सिंपल है। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा बहुत ज्यादा कुछ करने जैसा नहीं है। और इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस डे को दिया गया था। अब चलो पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अडॉप्ट कब किया था हमने, 26 नवंबर 1949 को। इनफोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। एन ए पालकीवाला क्या कहते हैं कि ये आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि ये आइडेंटिटी कार्ड है? जैसे हमने मेन्यू कार्ड कहा था, ये कह रहे आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे स्कूल कार्ड, स्कूल में आपका आईडी कार्ड होता है ना, जो बताता है आप कौन हो। उसी तरह एन ए पालकी वाला कह रहे हैं कि भाई ये भी आइडेंटिटी कार्ड है, ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ओके, दूसरा के एम मुंशी, ये कहते हैं कि होरोस्कोप है ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो लिखा हुआ आ सकता है कि के एम मुंशी ने कहा था कि होरोस्कोप है ऑफ आवर सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड बाद में ऐड हुए हैं। कब ऐड हुए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुए थे। जब ये हुए ही बाद में ऐड है तो के मुंशी ने पहले ही कैसे बोल दिया, राइट? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा, ये वाला स्टेटमेंट याद रखना आप। होरोस्कोप का मतलब क्या होता है, जन्म कुंडली। इसका मतलब है जो देश का फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो प्रेम्बल हमारे देश का फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स के अचीव करना चाहते हैं हम लोग। इस तरह के ऑब्जेक्टिव सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी बनाना चाहते हैं जिसमें लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, राइट? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह
ये कहते हैं सोल है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब आत्मा है। बॉडी कौन है? आर्टिकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। और सोल कौन है? प्रेम्बल है। ये चीफ जस्टिस से उस टाइम पर। चलो नेक्स्ट। अगर हम कहें तो प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल सिर्फ एक पेज नहीं है। ये इंडियन डेमोक्रेसी ये इंडियन डेमोक्रेसी की रूह को छूने वाली कविता है, एक तरह से। ठीक है। ये गारंटी देता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन राजा है और आम आदमी उस कॉन्स्टिट्यूशन का मालिक है। नेक्स्ट, अब जहां से क्वेश्चन बनते हैं, इस प्रेम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर आया बेरुबारी यूनियन केस। इसमें कहा कि नहीं, प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। एक तरह से आप ये मानो कि ये आपने घर बनाया, ये है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। ठीक है, मुझे इतनी ड्राइंग आती है। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपने घर बना दिया। उसके बाद आपने बाहर लगाई इसकी नेम प्लेट। ये लो, ये नेम प्लेट है, इसे ही हम प्रेम्बल कह रहे हैं। तो अब कुछ लोग क्या कहेंगे कि यार देखो, जो घर है वो तो पूरा बन चुका है, नेम प्लेट बाद में लगाई गई है, तो नेम प्लेट ना घर का पार्ट नहीं है। तो बेरूबाई में भी यही हुआ, बेरूबारी। ठीक है, इसमें भी यही हुआ कि इसमें कहा गया कि जो प्रेम्बल है वो घर का पार्ट नहीं है, वो तो बाद में लगा दी एज अ डेकोरेशन। ये तो बाद में लगी है एज अ डेकोरेशन, तो ये घर का पार्ट नहीं है, घर तो बन के पूरा तैयार हो चुका था। केशव नंदा भारती केस। ये कहते हैं अरे नहीं नहीं यार, जो ये नेम प्लेट होती है ये भी तो इंटीग्रल पार्ट होता है, ये बताती है कि घर के अंदर कौन रह रहा है। तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है हाउस का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी। चलो, क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है, पहले हुआ भी है। कब हुआ है? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। 3 वर्ड ऐड हुए थे, इंटीग्रिटी, सेक्युलर, सोशलिस्ट। ये तीनों वर्ड ऐड हो चुके हैं। प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है, यस, अंडर आर्टिकल 368, बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर में जो जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है और आगे जो भी इंटरप्रेट करेंगी, वो सारी चीजें यहाँ से नहीं हट सकती। जैसे सोशलिस्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया गया है, सेकुलर को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया गया है, तो इन वर्ड्स को अब रिमूव नहीं किया जा सकता प्रेम्बल से। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो भी हम देखेंगे अभी। इस प्रेम्बल इन्फोर्सेबल? नहीं, प्रेम्बल इन्फोर्सेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। ये सिर्फ एज अ इंटरप्रिटेटिव रूल यूज किया जा सकता है। और ये कहाँ यूज होता है एज अ इंटरप्रिटेटिव रूल? जहां एम्बिगुअस लैंग्वेज होती है, कहीं भी किसी भी आर्टिकल की, किसी भी लॉ की एम्बिगुअस लैंग्वेज होगी, तो वहां पर देखा जाएगा क्या ये प्रेम्बल के ऑब्जेक्टिव्स को, ऑब्जेक्टिव्स मतलब इक्वालिटी, क्या इक्वालिटी ये ला रहा है? क्या लिबर्टी देने की कोशिश कर रहा है? क्या फ्रेटर्निटी ये ला रहा है या नहीं? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी से ये मैच कर रहा है या नहीं? ये सारे लॉज, क्या ये सेकुलर है? क्या ये सोशलिस्ट है? मतलब गरीबों की भलाई के लिए बनाया गया है, हर किसी को समान अधिकार देने की बात कर रहा है। तो अगर कोई लॉ एम्बिगुअस है तो उसे प्रेम्बल के साथ मिक्स करके देखा जाता है कि ओके ठीक है, कि ये प्रेम्बल्स के सारे ऑब्जेक्टिव्स और फिलॉसफी को मैच कर रहा है, तो ओके ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा।
जो भी इन वर्ड्स में लिखा हुआ है इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा। तो जो प्रेम्बल है, वो इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स जस्टिसिएबल नहीं है। वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। अगर प्रेम्बल को इन्फोर्स होना है तो उसे किसी न किसी दूसरे पार्ट के साथ जुड़ना ही होगा। आर्टिकल 25 के साथ जुड़ जाए, आर्टिकल 30 के साथ जुड़ जाए, किसी के साथ भी जुड़ जाए। अभी हम देखेंगे, इसी के ऊपर क्वेश्चन बना हुआ था एक। चलो, 1976 में किसने अमेंडमेंट किया था? इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की पार्टी थी, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 77 तक। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें ही ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। क्यों ऐड किए गए थे, इनकी एक अलग कहानी है, बट वो हम आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा लेक्चर। वाई अमेंडमेंट मैंने यहाँ पर वो फिर भी थोड़ा सा दे दिया है कि इंदिरा गांधी जी चाह रही थी कि मेरी एक प्रो पुअर इमेज बने, तो इसीलिए उन्होंने सोशलिस्ट ऐड किया। दो ये सारी चीज़ें इम्प्लिसिट थी, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी, बट उसे एक्सप्लिसिट भी प्रेम्बल में डाल दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि हाँ भाई सोशलिस्ट है। सेकुलर डाल दिया। अब लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में भी हम सेकुलर है, बट यहाँ पर एक वर्ड अलग से डाल दिया, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि भाई हम सेकुलर है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारी डिमांड हो रही थी कि रिलीजन के बेस पर भारत के कुछ टुकड़े होने की बात चल रही थी कि यहाँ पर खालिस्तान बन जाए, ये बन जाए, तो ये साफ कर दिया गया कि ये सेकुलर है। तीसरा इंटीग्रिटी, कि किसी भी चीज़ को नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब भारत के किसी भी हिस्से को, किसी भी स्टेट को अलग से नहीं तोड़ा जा सकता, तो इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, फियर ऑफ सेपरेशन, और इम्प्लिसिट आइडियाज़ को एक्सप्लिसिट कर दिया, पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट भी बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही थी, और इवन इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था वो भी नल एंड वॉइड कर दिया था। तो इंदिरा गांधी जी सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहती थी कि बड़ा कौन है, कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, हम कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको उसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, सुप्रीम कौन है। तो ये पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई थी कि सुप्रीम कौन है, तो इसीलिए भी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। की केसेस ये थे, बेरूबरी, केशव नंदा हमने देख ही लिया है कि हाँ भाई, नेम प्लेट भी हाउस का एक इंटीग्रल पार्ट होती है। आज तक का फिर यही है, सेम चीज़। चलो, एसआर बोमई केस में कहा गया कि जो सेकुलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर है का पार्ट है, वो बेसिक स्ट्रक्चर, उसे आप नहीं चेंज कर सकते। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है कि किस केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब रीढ़ की हड्डी, वो टूट गई तो पूरा ढांचा ढह जाएगा, तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा है मिनर्वा मिल, इसमें सोशलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीलिम्स में, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। चलो, रैपिड फायर। क्या प्रेम्बल को अमेंड किया जा सकता है? यस। क्या इन्फोर्सेबल है ये? नहीं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रेम्बल कौन सा था? यूएसए का था। वर्ड्स एडेड इन 1976 आईएसएस। और पावर सोर्स क्या है? पीपल, नॉट स्टेट। वन वर्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। सोर्स क्या है अथॉरिटी का? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम ही हैं, वी द पीपल। बेस्ड ऑन विच रेजोल्यूशन, किस रेजोल्यूशन के बेस पर ट्रिम्बल बना है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। किसने मूव किया था? नेहरू जी ने किया था। कब अडॉप्ट हुआ? 1949 में। कब इन्फोर्स हुआ? 1950 में।
फर्स्ट कंट्री टू हैव प्रेम्बल यूएसए है। वर्ड्स कौन-कौन से ऐड ऐड हुए थे? आईएसएस। 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? 1976 में हुआ था, 1978 में 44th हुआ है, याद रखना। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलत करके आते हैं। पीएम ड्यूरिंग 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन थी? इंदिरा गांधी थी। केस कौन-सा था जिसने प्रेम्बल को पार्ट बताया था कॉन्स्टिट्यूशन का? केशवनंदा भारती था। यही सारे फैक्ट्स हमने पढ़े थे, ठीक है? इन्हीं सब के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। केस जिसमें कहा था कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? बेरूबारी। इज़ प्रेम्बल एन्फोर्सेबल? नहीं। इज़ प्रेम्बल अमेंडेबल? येस। कैन प्रेम्बल डिस्ट्रॉय बेसिक स्ट्रक्चर? बिल्कुल भी नहीं। एडेड वर्ड फॉर यूनिटी इन 1976। यूनिटी के लिए कौन-सा वर्ड ऐड हुआ था? इंटीग्रिटी। ऑब्जेक्टिव्स क्या है प्रेम्बल में? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इस तरह का समाज हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेट कैसी होनी चाहिए हमारी? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। विच अमेंडमेंट एडेड सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड? 42nd। विच केस रिफॉर्म्ड प्रेम्बल एज अ इंटरप्रिटेटिव टूल? कि प्रेम्बल एक इंटरप्रिटेटिव रूल है। ये किसने रिफॉर्म किया? एलआईसी ऑफ इंडिया केस 1995 में, ठीक है? प्रेम्बल कीप इंटरप्रिटेशन। विच केस डिक्लेयर्ड सेकुलरिज्म एज अ बेसिक स्ट्रक्चर? सेकुलरिज्म को किसने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है? एसआर बोमई का केस थे जो। चलो, ये वाले आप लोग खुद पढ़ लेना, कुछ और क्वेश्चंस है। ये टोटल 40 क्वेश्चंस है, इनसे अलग क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलो, अब कर लेते हैं इसके पीवाईक्यूज। सबसे पहला है द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। सही है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो नहीं है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज ऑफ एनी अदर पार्ट। सेम लीगल इफेक्ट है क्या? नहीं है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, ये भी सही है। अब इन दोनों में से ज्यादा सही कौन सा है? तो वो है डी, ठीक है? क्यों? देखो, ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। यस, नेम प्लेट घर का पार्ट है, बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ये यहां तक तो लाइन हो गई सारी सेम, कि कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है इसका। आगे क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स। इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्ट्स, जब तक हम इसे किसी पार्ट के साथ अटैच करके नहीं देखते, इसका कोई भी लीगल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये इन्फोर्सेबल नहीं है। पर किसी और अदर पार्ट के साथ अगर हम इसे ऐड करके देखते हैं तो इसका लीगल इफेक्ट है। इसका ये मतलब है। ओके, ट्रिक यूपीएससी में देखना, जब दो स्टेटमेंट सिमिलर होते हैं तो जो बड़ा वाला स्टेटमेंट होता है जिसमें थोड़ा लाइन एक्स्ट्रा लिखी होती है वो सही होता है। कहीं भी चेक कर लेना, जितने भी अभी पीवाईक्यूज आए हैं उनमें, पॉलिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडेड इन द प्रेम्बल? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है प्रेम्बल में? मैंने बताया था बीएफ वेट है। बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन, थॉट। क्या इकोनॉमिक लिबर्टी है? नहीं, यही आंसर है। एक्सप्रेशन, बिलीफ, थॉट, ये तो आ गया। द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेम्बल? इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जस्टिस, क्या हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है प्रेम्बल? बिल्कुल करता है। ये रहा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस है वो एक ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कहाँ कहाँ दिया हुआ है? एक तो प्रेम्बल में दिया हुआ है, एक डीपीएसपी में दिया हुआ है।
प्रेम्बल में तो हमने देख लिया, डीपीएसपी जब हम करेंगे वहाँ देखेंगे। Other than fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflect the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights? इस तरह के क्वेश्चन में जनरली 1, 2, 3 सारे स्टेटमेंट होते हैं, जब तक का बहुत ज़्यादा कोई अलग ऑप्शन आपको दिखाई ना दे। अब इसमें प्रेम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अगर फंडामेंटल राइट्स भी आ जाए, तो वो भी इंक्लूडेड है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आप लोग खुद पढ़ भी सकते हैं। बाकी इसमें जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। ये चारों पार्ट तो इंक्लूडेड हैं। तो आंसर इज़ 1, 2, 3। दैट्स इट, अभी तक का इतने ही क्वेश्चंस आए हैं। ओके, कल मिलते हैं अमेंडमेंट के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे हो सकता है। 2024 में वहीं से क्वेश्चन आया था और बहुत लोग वहाँ कंफ्यूज भी हुए होंगे। आर्टिकल 368 के 5 क्लॉजेज़ हैं, हम पाँचों के पाँचों डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा डिस्कस करने का बच नहीं जाएगा।